वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अमरीकी जासूस रेमंड डेविस की गिरफ्तारी के हवाले से। अब ये बात सामने आ चुकी है कि उसका असल नाम कुछ और है और वो बिलाखिर अमरीकी जासूसी था जो इस हसास तरीन इलाके के अंदर अपनी जासूसी के ऊपर मामूर था और जिसने 3 लोगों को जांबाग किया लाहौर के अंदर। क्या इस वक्त कानूनी और आईनी पोजीशन है और इंटरनेशनल लॉ इस हवाले से क्या कहता है? इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे इस बारे में? जब हम इसको देखते हैं, आप क्या कानूनी और आईनी जब इसका तजिया करते हैं तो किस हद तक आप समझते हैं एक सफीर के तौर पर उसको लेजिटिमेसी हासिल है और वो इससे बच सकता है सजा से? देखिए, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी सिर्फ 2 या 3 कैटेगरीज के लोग होते हैं जिनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल होती है जी। वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी सिर्फ होती है जो एम्बेसडर होता है, सही, या जो मिनिस्टर्स होते हैं या जो चार्ज दी अफेयर्स होते हैं। ये वो कैटेगरी को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अंडर द इंटरनेशनल लॉ हासिल है। ठीक। उसके अलावा जो लोग काम करते हैं हमले के तौर पर उसमें जैसी में या जो टेक्निकल एडवाइजर होते हैं, बहुत बड़ा स्टाफ होता है, उनमें से अगर किसी को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी चाहिए या होस्ट कंट्री चाहती है कि किसी को इम्यूनिटी दी जाए तो वो उसकी लिस्ट देनी पड़ती है। वो उसकी बायलैटरल ट्रीटी होती है रिसीविंग स्टेट के साथ, होस्ट कंट्री और उसके साथ जो भेजती है उनके दरमियान ट्रीटी होती है बाय वर्च्यू ऑफ ट्रेड। ठीक। मुआहदे के तौर पर उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल जाती है। आम आदमी का सिर्फ इसलिए कि उसके पास कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइएगा सिद्दीकी साहब कि ये जो कहता है कि ये तो विजिट वीजे के ऊपर आता रहा है, बिजनेस वीजे के ऊपर बेसिकली पाकिस्तान आता है, इसका तो बाकायदा को वीजा भी उस तरह का नहीं था जो डिप्लोमेटिक वीजा की कैटेगरी में आए। देखिए, डिप्लोमेटिक वीजे डिफरेंट होते हैं, विजिट वीजे डिफरेंट होते हैं। जी हाँ। और अगर आपको डिप्लोमेटिक वीजा मिला है तो फिर तो आपको डिप्लोमेटिक स्टेटस भले दिया जाएगा, फिर आपको डिप्लोमेटिक वीजा देते हो। ऐसे नहीं तो उसकी एंट्री होती है बाकायदा। एक हमारे पास फॉरेन ऑफिस के अंदर एक रिकॉर्ड होता है जी कि किस एम्बेसी के किन किन आदमियों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है। वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी उसी हद तक है कि आप जब तक अपनी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो आपको इम्यूनिटी हासिल है, कोई आपको पकड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आप डिप्लोमेटिक काम बल्कि कोई और काम करना, जैसे बिजनेस करना लगे आप, या आप कोई जुर्म करना, जैसे आप मुल्क के खिलाफ बगावत में शरीक हो जाए, तो वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है वो जो होस्ट कंट्री है वो उसको खत्म कर सकता है। तो कह सकता है कि भाई क्योंकि तुमने इस जुर्म में डाल थे इसलिए तुम्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल नहीं है। और वैसे भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी डिप्लोमेटिक जो उसकी फराइज है उसके दायरे कार में रहते हुए जो काम करता है उसमें अंदर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। बाकी जो काम होते हैं उसमें कोई बिजनेस करे या जुर्म करे तो वो तो नॉर्मल लॉ अप्लाई करता है। और अगर उसको डिप्लोमेटिक स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे भी दे तो उसको खत्म भी किया जा सकता है क्योंकि उसने कोई हीनियस क्राइम किया है या कोई ऐसा काम किया है स्टेट के खिलाफ है या मुल्क के खिलाफ है तो वो उसको उसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म भी हो सकती है। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा किस हद तक आप इसको दुरुस्त समझते हैं कि अपना जाती असलहा लेके चले एक डिप्लोमेट और इस तरह की कोई कार्रवाई कर दे और इस तरह हसास अहम तरीन इलाके में, बड़ा गुंजानवाद इलाका है लाहौर का जहाँ पे ये वाकया हुआ, इसको आप किस तरह देखेंगे? देखिए, ये अदल तो ये कि आप जब जिस मुल्क में होते हैं, आप डिप्लोमेट हो या कोई आम आदमी हो, आप उस मुल्क के कवानीन के पाबंद होते हैं। सही। हमारे मुल्क में इस किस्म के फैसला लेने के लिए कतई तौर पर पाबंदी है और अगर आप फैसला लेके चल रहे हैं तो आप कानूनी इज्जत में हैं और आपको कानूनी और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये सिर्फ इसलिए कि आप डिप्लोमेट हैं और आप जो चाहे करते रहे, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है। इंटरनेशनल कानून ये नहीं कहता कि आप उस जिस मुल्क में आप बैसियत डिप्लोमेट के हैं आप उस मुल्क जो कानून और आइन जो है उसके खिलाफ वर्जी करें और फिर आप कहें कि मैं डिप्लोमेट हूँ, मुझे इम्यूनिटी आती है। ऐसा नहीं होता। आपको जिस मुल्क में होते हैं उसके कवानीन की ताबे होते हैं, उसके मुल्क के जो कवानीन है उनकी पूरी तरीके से आपको मानना पड़ता है, उससे कारबंद होना पड़ता है, तभी आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। ये बताइएगा ये जो इस मामले को बहुत ज्यादा पेचीदा बनाने की कोशिश की गई है और जो 2 साहब जांबाग हुए हैं उनको डाकू बनाने की जो बात की जा रही है या ये कहा जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस में सारा काम किया अमरीकी ने, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, तो कोर्ट में मामला जी हाँ तफ्तीश है, फैसला करेगी कि सेल्फ डिफेंस के जो उसूल है वो कोर्ट एग्जामिन करेगी। सेल्फ डिफेंस के उसूलों के तहत वो उसको ये अख्तियार हासिल था कि वो उसको गोली मार सकता था। उसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि कोर्ट खुद तय करेगी, उसके मुताबिक तो कोई आगे नहीं की जा सकती। जी हाँ।
क्योंकि मामला समाप्त है कोर्ट के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताइएगा कि ये भी इतलात अब सामने आ गई है कि शख्स अमेरिकी जासूस था, इसका असल में नाम रेमंड डेविस नहीं है, जो कि तमाम जगहों पर शाया हो रहा है, और व्हाइट हाउस ने भी ये बात तस्लीम की है कि वो नहीं बता सकते, उसकी असल आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इस पर भी क्या पाकिस्तान एहतजाज कर सकता है? इस पर भी कोई ग्राउंड पे तो उसको खत्म, अगर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है तो वो खत्म की जा सकती है इस ग्राउंड पे कि ये इस तरह से जाली दस्तावेज के ऊपर उसने सफर किया, जाली नाम से सफर किया, और अगर वो जासूस था तो वो अदरवाइज भी वो हमारे मुल्क के कवानीन के तहत मुल्क की सार्वजनिक के खिलाफ काम करा था, वो उसको ट्रायल किया जा सकता है उन जराइम के लिए, और उसकी इम्यूनिटी अगर उसको थी तो भी वो खत्म हो सकती है। साहब एक तासुर ये भी है कि एक बहुत बड़ा दबाव आ गया है मौजूदा अदलिया पर, एक बड़ा बहम डिसीजन देना है, अगर अदलिया ये फैसला लेती है तो अमेरिका उस पर नाराज हो सकता है, उससे हो जाए नाराज होता है कि ये महज आपको सोचने की बात है। कोई अमेरिका या कोई भी, देखिए आपके सामने तुर्की की मिसाल मौजूद है। जी हाँ, तुर्की में जब इराक पे अमेरिकियों ने हमला किया और अपनी फौजों को चाहा कि उनकी टेरिटरी के जरिए दिया जाए, तो उनकी जो पार्लियामेंट थी टर्किश की, उसने रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करने का नतीजा ये हुआ कि हालांकि वो $25 बिलियन का उनको पैकेज भी दिया था। जी हाँ, ये है कि उनको अपनी फौजें वहां से टर्की से वापस बुला के फिर उन्होंने कतर के जरिए तो वहां पर उन्होंने इराक में दाखिल हुए। ऐसा सोचने की पूरी बात है। हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत जो फैसला होगा वो उनको भी कबूल करना पड़ेगा और अमेरिकनों को भी कबूल करना, क्योंकि हमारे मुल्क में वो आए हैं, जी हाँ, मजबूर है, तो उसको ये सोच की बात है और कोई बात नहीं। तो ये जो कहा जा रहा है कि बुरसा अगर खून बहा लेने के लिए तैयार हो जाए तो वो उनको माफ कर सकते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो तो हमारा प्रोविजन है, 302 का प्रोविजन जो है, जो इस्लामिक लॉ है, जो जिया-उल-हक के जमाने में जो PPC में जो अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत वो अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर भी यानी वो काजी है, उसको ये अख्तियार हासिल है कि अगर वो फसाद फिल अर्ज के वो समझता है कि एक आदमी के एक्शन से फसाद फिल अर्ज हुआ है तो उनके खून बहा लेने के बावजूद उसके ऊपर सजा दी जा सकती है। सही, ये भी कोई एब्सोल्यूट कानून नहीं, लेकिन नॉर्मली होता यह है कि अगर खून बहा उसके वर्षा एक्सेप्ट कर ले जी, तो फिर वो उसको जो मौत की सजा है वो नहीं दी जाती। लेकिन काजी को ये अख्तियार हासिल, अगर वो समझता है कि इसका एक्शन जो था वो सिर्फ कत्ल नहीं था बल्कि फसाद फिल अर्ज की उसमें आता है तशरीह में, तो फिर वो उसको सजा दे सकता है, इसके बावजूद कि वर्षा जो है वो आपस में तय कर लें आप। सही। तो ये भी कहा जाता है कि आखिर में सदर के पास अपील का हक भी मौजूद है, माफी का हक भी मौजूद है, तो देखिए ये गलत तासुर है, इसलिए आर्टिकल 45 में ऐसे केसेस जिसमें इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो, इसमें सदर के पास भी अख्तियार मौजूद नहीं कि वो उसकी माफी दे सके। सही, माफी उन केसेस में जो स्टेट क्राइम होते हैं, स्टेट के खिलाफ जो क्राइम, जो कश्मीर क्राइम है, वो जब अमेंडमेंट हो गया कानून का तो उसमें वरसा की दखूल हो गया, तो उसके बाद जब तक उसके वारिस जो है वो उसके राजी ना हो, उस वक्त तक मैं समझता हूँ एमनेस्टी नहीं मिल। जी हाँ, जिस तरह फसाद फिल अर्ज की आपने बात की उसमें तो स्टेट इन्वॉल्व हो जाएगी, ज़ाहिर मुल्क की सालमियत का मामला आ जाएगा जी, और वो भी इसमें मसला पैदा हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर रब्ता होगा। जी, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी कराची से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इस मामले के हवाले से कह रहे थे कि ये मामला यकीनन कोर्ट के अंदर है, जो बज़ाहिर शवाहिद भी है और जो वियना कन्वेंशन भी है उसमें बहुत बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि जो डिप्लोमेटिक लोग होते हैं वो एम्बेसडर होता है, और या 3-4 जो उनके साथ काम करने में बुनियादी लोग हैं वो उसके अंदर आते हैं, बाकी 3 जो तमाम लोग या स्टाफ उनके साथ काम कर रहा है तो उसके लिए बाकायदा इन राइटिंग दरख्वास्त देनी पड़ती है और उनको फिर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल होती है। ऐसे ही कोई भी शख्स जो कि विजिट वीज़े पे आ रहा है या बिजनेस वीज़े पे आ रहा है किसी भी सूरत डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की बात नहीं कर सकता। बड़ा अहम और बुनियादी नुकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन जबकि ये बात भी साबित हो चुकी है कि वो ब्लैक वाटर का आदमी था या कम से कम अमेरिकी जासूस था, CIA के लिए काम करता था, उर्दू इंतहाई रवानी से बोलता था और उसकी इन्हीं इलाकों के अंदर ड्यूटी थी, मजंग चुंगी, सफ़ावाला चौंक, इन तमाम इलाकों के अंदर वो आसानी घूमता था, उर्दू बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता था और इस तरह मुख्तलिफ लोगों से मालूमात हासिल करने की कोशिश करता था। उससे तो ये बात बहुत वाज़ेह हो गई है कि अब एक ऐसे शख्स का मुकदमा अदालत के सामने है जिस पर फैसला करना यकीनन मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन उसमें मुजरिम बहुत वाज़ेह है। क्या अमरीकी को सज़ा हो सकेगी? ECL में तो उसका नाम डाल दिया गया है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इसकी बराह रास्त समाअत कर रहे हैं। मुरसा ने भी इनकार कर दिया है खून बहा लेने से और वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अमरीकी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। किस किस्म की सजा हो सकती है और इस पर मजीद बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए व्यू पॉइंट।